इसमें हम आपको बता रहे थे कि जो सरफेस इंटीग्रल है उसमें आपका डबल इंटीग्रल आ जाएगा, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंट आ जाएगा और आपका सिंगल इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए इसमें और भी क्या है कि ds या फिर हम ds को भी छोड़ देते हैं s क्या है, सरफेस है। और ये जो सरफेस रहेगा तो उसमें आपका x कंपोनेंट भी आएगा, y भी होगा और इसमें z भी आएगा। मतलब इसमें जो होंगे 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जो वेरिएबल्स हो जाएगा वो आपका 3 वेरिएबल्स हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स हो जाएगा। अब देखिए 3 वेरिएबल्स, अब जब हम ये क्या है, ये डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है। तो डबल इंटीग्रल में देखो क्या होगा कि डबल इंटीग्रल में वेरिएबल्स कितने होंगे, तो वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या होगा, आपके 2 होंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, जिसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो या तो आप x y में कन्वर्ट कर दो, या तो y z में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप z और x में कन्वर्ट कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, प्रोजेक्शन लेना होता है, कंपोनेंट लेना होता है, तो उसको अनुसार डील करेंगे। और हम लोग बताते हैं कि सरफेस इंटीग्रल होता है क्या। तो जिस तरह से हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के बारे में बात किए थे, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो लाइन इंटीग्रल सिंपल किसी भी वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं उस लाइन के लॉन्ग में। ठीक उसी तरह से सरफेस में भी क्या होगा, हम सरफेस के लॉन्ग में उस वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि देखिए इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ f along the normal to the surface, along to the normal to the surface। सिंपल सा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड, यही आपका लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम कंपोनेंट लेते हैं। लाइन इंटीग्रल में भी कंपोनेंट ले रहे थे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम सिंपल सा इसके लिए हमें कुछ नहीं, हम आपका वो एक्सिस बना रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए हम एक्सिस बना रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस अब हो गया। अब इस पे देखिए हम लोग प्लेन बना रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ रहा, ये आपका प्लेन हो जाएगा। देखिए ये कोई सरफेस है, ये हमारा आपका सरफेस है। आप बताओ इस सरफेस में कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 होंगे। ये सरफेस में आपके जो होगा क्या होगा, वो 3 वेरिएबल्स होगा। अब आप चाहते हो कि इस जो आपका जो सरफेस है, ये सरफेस को आप चाहते हो कि किसी भी प्लेन में लाए। आप प्लेन में आपको लाने के लिए किसी भी प्लेन में ला सकते हो। आप इस प्लेन पे भी ला सकते हो, ये प्लेन पे भी ला सकते हो, और ये प्लेन पे भी ला सकते हो। ठीक है, तो आपको जिस प्लेन पे भी लाना चाहते हो उसके परपेंडिकुलर से आपको देखो, उसको आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आपको क्या करना है, इसको देखना है। तो जब आप देखोगे तो आप इमेजिन करो कि सामने में नीचे में वो किस टाइप का एक एरिया बनेगा, किस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, बताओ। जब ऊपर से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो बताओ कि आप किस टाइप का डायग्राम नीचे बनेगा, सर रेक्टेंगुलर बनेगा। चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो, कोई बोलेगा कि सर हम इधर से देखेंगे तो कैसा बनेगा, सर लाइन बनेगा। हाँ, और अगर हम फ्रंट साइड से देखें, मतलब हम अगर अपने फ्रंट साइड से देखें तो किस टाइप का शेप बनेगा, लाइक ए स्क्वायर। हाँ ठीक है।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये आती है कि हम जो है वो किसी भी प्लेन पे आप जो है प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहें कि एक्स वाई प्लेन पे लेना है या वाईजेड प्लेन पे लेना है या जेड एक्स प्लेन पे लेना है। आप कहीं पर भी प्रोजेक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, आप इस पे कुछ सोचना नहीं है, किसी पे भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस प्लेन पर भी आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं वहां पे एक एरिया टाइप का शेप बने। मतलब कुछ कहीं कुछ भी बन सकता है, सर्किल बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन एरिया टाइप का शेप बने, रीजन बने। कभी लाइन नहीं आना चाहिए, लाइन आएगा तो कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी आपने बताया कि इस साइड से अगर हम देखते हैं तो लाइन बनता है, तो ये नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पेन पे ले सकते हैं और इस पेन पे भी ले सकते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको प्रोजेक्शन ले रहे हैं वहां पे एक एरिया टाइप का शेप या रीजन टाइप का शेप बने, आपका लाइन नहीं बना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बना रहे हैं, आपको यहाँ पे आपको एक बना रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि देखिए आपने ये कंसीडर करते हुए हमने जस्ट लाइक इस टाइप का शेप बन गया, इस टाइप का शेप बन गया। ये इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये हो गया और ये भी एक प्रोजेक्शन। अब देखिए प्रोजेक्शन तो बना दिया हमने। अब देखिए अब इसमें जब स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, इसमें जब स्मॉल एलिमेंट मानेंगे तो इसका भी प्रोजेक्शन होगा, नीचे में होगा या नहीं होगा? इसका प्रोजेक्शन होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी प्रोजेक्शन बना लेते हैं। देखिए हमने सिंपल सा इसको भी हमने एक प्रोजेक्शन के रूप में बना लिया। अब देखिए ठीक है, अब ये भी प्रोजेक्शन बन गया। तो सिंपल सा ये जो सरफेस पे है उसको हम क्या कर दिए, डी एस। ये क्या कर दिए, डी एस। नीचे में जो है इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, डी ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी ए क्यों क्या दिया, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में जो एक्सपेंशन होगा वो डी एक्स हो जाएगा और वाई में क्या हो जाएगा, डी वाई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई। जबकि डी एस के लिए किसी को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें एक्स भी वेरी कर रहा है, वाई भी वेरी कर रहा है और जेड भी वेरी कर रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग एक पेन में ले आए। अब देखिए अब जब हम लोगों ने ये कर दिया तो अब देखो क्या होता है कि आपको जो हम फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला क्या है कि एफ एन कैप और डीएस लिखे। अब देखिए इसमें डीएक्स को ही हमको डीए में कन्वर्ट करना है, डीए में कन्वर्ट करना है। तो जब ये कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखिए अब क्या होता है कि ये एक प्लेन है, एक ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया। तो अब बताओ कि दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, याद है आपको? cos theta is equals to cos थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हमको दो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गया एन कैप। अब एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस है। क्योंकि आप लोग को जब हम लोग ग्रेडियंट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि दो सरफेस के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या करें कि उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ले लें और परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही सरफेस के बीच का एंगल होगा। याद है आप लोग को? अरे याद है? ठीक है, तो अब देखो ये आप मान लेते हैं कि ये एन कैप हो गया। अब बताओ कि ये जो ए है, ये जो ए है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा बताओ, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के थ्रू में तो ये क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं के कैप। जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। तो अब देखो ये क्या हो गया, एन कैप की डायरेक्शन ये कैसे ली, ये एन कैप जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है।
एन कैप जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा तो सही, नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो नॉर्मल टू द सरफेस है तो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जो एस जो है वो फाई एक्स बाई जेड और इक्वल टू सी है, देन कैसे नॉर्मल निकालेंगे, तो ग्रेडियंट निकाल के। ग्रेडियंट क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल में होता है, यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट का मॉड। सही है, ठीक है। तो अब देखिए ये एन कैप आ गया, ये आपका के कैप हो गया, देन अब ये थीटा है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि के कैप और ये हो गया एन कैप इक्वल टू हो जाता है के कैप का मॉड एन कैप का मॉड और आपका क्या हो जाता है कॉस थीटा। देन ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, देन सिंपल का जगह कॉस थीटा इक्वल टू के कैप और एन कैप। सही है यहां तक, अरे यहां तक सही है। हाँ सर वीडियो बहुत ज्यादा रुक रही है। वीडियो नहीं चल रहा, यस सर, बहुत, जैसे अब ये के कैप एन कैप अब लिखा गया है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐप पे नहीं खुला हुआ है, ये वेब पे खुला हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिले होता हो। तो यहाँ तक अगर सही है तो आगे बताते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये तो हो गया। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि देखो देखो थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं, ये एक प्लेन था, मान लेते हैं कि ये एक प्लेन था, ठीक है, ये एक प्लेन था और दूसरा जो प्लेन है वो जो है वो ये है, ठीक है? ये आपका प्लेन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। थीटा थीटा हमने निकाल लिया है आपका। तो अब बताओ कि ये जो है आपका, ये मान लेते हैं एस है, या फिर इसको मान लेते हैं एस है और दूसरे को मान लेते हैं कि वो जो है आपका ए है, आपका ए है। तो अब बताओ कि इस सरफेस का एक डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एक डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी बात आप लोग करते थे, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है जिसपे आर है और ये आपका थीटा है। तो अब बताओ कि ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ तो। सर आर cos थीटा। आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से अब देखो ये सरफेस है, इसको हम लोग क्या कर दिए ds, और ये क्या है dA। अब बताओ dx का dA के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ds cos थीटा। ds cos थीटा। चलो अब बहुत अच्छे, ds cos थीटा, देन ds इसको क्या लिख सकते हैं, dA अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब ये लिखा सर, क्या, सर ds cos थीटा तो dA में उसका कंपोनेंट होगा, वो dA के इक्वल थोड़ी होगा। डी के, बताना सर, डी इक्वल अरे देखो डी एस क्या है, हम जो एस तो पूरा सरफेस है, ये भी ए जो है पूरा वो प्लेन है, प्लेन पे है। अब हम ds को एलिमेंट माना है, तो हम एलिमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एलिमेंट, और यहाँ पे एक ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी सरफेस की बात नहीं कर रहे। पूरी सरफेस में भी हम वही कंसेप्ट अपना, जो कंसेप्ट हम सरफेस पे लगा रहे थे वही एलिमेंट पे है, क्योंकि एलिमेंट भी क्या है, सर जो ये स्मॉल जो एलिमेंट है वो भी आपका सरफेस पे है, और ये भी आपका वो सरफेस पे ही है। तो दोनों जो सरफेस के कंसेप्ट लगेगा वही कंसेप्ट तो एलिमेंट पे भी लगेगा, बताओ। सही है,
हाँ, तो अब देखिए, अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि ये जो सरफेस है उसका कंपोनेंट एक डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो एक डायरेक्शन में लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि DA इक्वल टू DS cos थीटा। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए हमने बताया ये, क्योंकि ऐसा ही तो लिखते आ रहे हैं जैसे एक्स बाई प्लेन पे आर कोई आपका है, तो इसको हम लोग ये जो कंपोनेंट लिखते हैं तो क्या होता है आर cos थीटा। तो अगर इससे रिलेट करोगे, इसको रिलेट करोगे, तो देखो आर इक्वल टू क्या है, तो आर ये आपका ds है, तो ds को अगर हम da के डायरेक्शन में लिखेंगे देन ये क्या हो जाएगा ds cos थीटा, देन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा da अपॉन cos थीटा। सही है, यस सर। ठीक है। अब देखिए cos थीटा को ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बता चुके हैं कि देखिए cos थीटा क्या होता है, कि cos थीटा जो होता है वो n k कैप और n कैप, देन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि da अपॉन k कैप और n कैप हो जाएगा, n कैप हो जाएगा। ये चीज cos थीटा को हमने पुट कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, अब इसके अनुसार फॉर्मूला क्या हो गया कि देखिए आपका सरफेस इंटीग्रल को हमने जो है डिफाइन किया है वो f n कैप और ds डिफाइन किया, ये आपका सरफेस हो गया। देन अब हमने क्या डिफाइन कर दिया, dx को डिफाइन कर दिया da, और ये क्या कर दिया k कैप और n कैप कर दिया। देन अगर हम बात करें इसके आगे की, तो ये हो जाएगा क्या da को कैसे डिफाइन किया है बताओ, तो da को क्या डिफाइन किया आपने, तो ds cos थीटा, dx dy। अब देखो अब दो वेरिएबल में आ गया या नहीं, कौन सा वेरिएबल होगा, x वेरिएबल होगा और y वेरिएबल होगा। अब बताओ ये थीटा जो होगा वो ऑल टाइम, थीटा जो होगा वो ऑल टाइम क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जैसे ही अगर ये 90 से ज्यादा बनाएगा, इसका मतलब ये सरफेस जो है वो x बाई प्लेन पे ना रह के इस प्लेन पे आ जाएगा, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे आपका मोड लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया कि ये ऑल टाइम क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और ऑल टाइम पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब 0 से 90 के बीच होगा, तो इसलिए क्या रहे यहाँ पे एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, अब बताओ एक ये तो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल का, कि आपको एस ds को किस में कन्वर्ट कर दिए, da में कन्वर्ट कर दिए, और da में कन्वर्ट करने के बाद उसको x y में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा आप बताइए कि अगर मान लेते हैं जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने जो x y प्लेन पे लिया है वो x y प्लेन पे ना लेके अगर हम YZ प्लेन पे लेते प्रोजेक्शन, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होता, तो dx dy की जगह सर dy dz हो जाता, और k कैप की जगह सर के जगह क्या क्या होता बताओ, i कैप। आई कैप। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है कि जैसे ही हमने प्रोजेक्शन चेंज करते कि अगर हम बाइजेट प्लेन पे लेते तो एरिया जो रहता वो डी बाई डीजे हो जाता, और के कैप के जगह पे आपका क्या जाता, आई कैप हो जाता। सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्शन एक्स एक्स जेड प्लेन पे लेते देन डी इक्वल टू क्या होता बताओ, xz पे लेते थे, हाँ एक्स प्लेन लेते तो तो dx dz हो जाता, और k कैप हो जाता। हाँ ठीक है, आप अगर ये समझते हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए कभी भी कोई भी ये बोले कि सर एक्स बाई प्लेन पे ही आपको पोजीशन लेना है, ऐसा नहीं है सर, वो किसी भी प्लेन पे पोजीशन ले सकते हैं। आप जिस प्लेन पे भी पोजीशन लेंगे
उसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्स वाई प्लेन पे आपका अगर रेक्टेंगुलर बन रहा है तो हो सकता है कि दूसरे प्लेन पे एक सेमी सर्किल बन जाए, एक 1/4 सर्किल बन जाए, इस टाइप से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर रेक्टेंगल अगर एक्स वाई प्लेन पर बन रहा है तो बाकी दो प्लेन पर भी रेक्टेंगुलर ही बनेगा। वो शेप टू शेप डिपेंड करता है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। तो आपको प्रोजेक्शन किसी भी प्लेन पे ले सकते हो बशर्ते कि वो एक रीजन मिले, बशर्ते कि वो रीजन मिले। अब जिस रीजन के लिए ले रहे हो, जिस प्लेन पे ले रहे हो, उसके अनुसार फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए है। जब आपका प्रोजेक्शन जो है वो किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, और जैसे ही प्रोजेक्शन आपका दूसरे प्लेन पे होगा तब फॉर्मूला चेंज करेगा। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए हम प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं। प्रोसीजर में देखिए आपका फर्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है, एन कैप। फॉर्मूला देखिए क्या होता है यहाँ पे एफ, तो ये एफ आपका गिवन रहेगा वेक्टर फील्ड, एन आपका नॉर्मल वेक्टर है, तो आपको सब निकालना होगा। देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट में क्या निकालते हैं, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस, जिसमें क्या है फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू सी है। ये सरफेस को डिनोट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सरफेस को डिनोट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो अब देखिए सेकेंड नंबर में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं फाइंड यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। देखिए इसमें क्या जाएगा, एन कैप के लिए क्या होता है आप जानते हैं, ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई का मॉड। तो ये आपका हो गया क्या, ग्रेडियंट फाई का मॉड यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से आपका ग्रेडियंट फाई आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रेडियंट फाई निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब ये हो गया। अब देखिए चौथा जो हो गया, फाइंड प्रोजेक्शन फॉर एक्स वाई प्लेन। अब जैसे ही एक्स वाई प्लेन लिखते हैं, देखिए अब एक्स वाई प्लेन लिख देते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा हम एडिटिंग करते हैं। फॉर्मूला में एडिटिंग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको सभी के लिए बना देते हैं। देखिए जैसे ये हो गया एस एफ एन कैप डी एस इक्वल टू ये एस एफ एन कैप, और इसको डीए ही रहने देते हैं और इसको के कैप लिख देते हैं पी कैप और ये एन कैप। अब ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया सभी भी प्लेन के लिए। जैसे ही प्लेन चेंज करेगा उसके अनुसार ये चेंज करेगा और ये चेंज करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए पी को डिनोट कर रहा है, जो सब एक्स वाई है, देन पी जो हो जाएगा वो आपका के कैप हो जाएगा, एंड डी जो हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई। और देखिए अब देखिए फॉर बाइजेट प्लेन के लिए बताओ क्या होगा, पी कैप बाइजेट प्लेन के लिए पी कैप क्या होगा, चलिए अब देखिए एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है। देखिए पी कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जिसमें प्रेजेंट नहीं है आई कैप, इसमें क्या होगा, इसमें पी कैप क्या हो जाएगा, ये आपका जे कैप। जो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा उसी का तो परपेंडिकुलर होगा, उसी के तो पैरेलल में होगा। यहाँ पे एक्स प्रेजेंट नहीं है तो एक्स के पैरेलल में होगा, यहाँ पे जे प्रेजेंट है तो जे के पैरेलल में होगा। एंड देन डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी, एंड देन यहाँ पे डी ए जो हो जाएगा आपका डी जेड और ये हो जाएगा डी एक्स।
लास्ट लाइन, लास्ट जो है जाएगा आपका क्या जाएगा कि सब्स्टिट्यूट all the term in the formula. All the term in the formula. ठीक है, देखिए अब इसमें कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई भी अगर डॉट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आप क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हमको लगता है कि हमने आपको हर पॉइंट को डील कर दिया है। अब अभी भी किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन ही करो, लेकिन अगर हर पॉइंट को समझ जाओगे तो आप कहीं पर भी कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो और उस पर बताओ। ये देखो, बताएं क्या? ठीक है, देखिए चलिए आप सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें तो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सल आते रहते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन वो भी हम लोग बता देते हैं। आप अगर जब भी प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिस करें तो एक होता है सिलेंडर का क्वेश्चन, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलेंडर का। दूसरा बनता है स्फीयर का, और तीसरा जो होता है आपका एक प्लेन का, और चौथा जो क्वेश्चन बनेगा एक क्यूबॉइड का या क्यूबॉइड का। दो मतलब ये क्यूबॉइड नहीं, शायद क्यूब ही बनता, ज्यादा क्यूबॉइड नहीं बनता, क्यूब का। अब ये सिलेंडर, ये स्फीयर, ये प्लेन और ये सिलेंडर का क्या दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्फीयर क्या दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इक्वल टू ए। और ये देखो ये प्लेन है तो इसमें सिंपल सा एक्स बाई सिंपल सा ए एक्स बी बाई सी जेड इक्वल टू पी। अगर क्यूब है तो क्यूब तो दे देगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 और वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये जो चार जो कर्व है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है कि सर ये जो आपने बताया कि ये सिलेंडर है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये तो सर्किल है ना, सही है या नहीं? ठीक है, तो हम प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे, हाँ ठीक है बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप इसको सर्किल क्यों बता रहे हैं, तो बाकी सबका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि देखो हम इसी पे बात करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है, तो अब देखो इस पे कि ये आपका सर्किल नहीं है से आपका, इसे कहते हैं कि z इक्वल टू 0 नहीं, z इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये 1D हो तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस पॉइंट को डिनोट करेगा, या फिर आप 0 ही क्यों कहते हैं 1 कर दीजिए, इसको सबसे अच्छा रहेगा 1 कर दीजिए। तो ये आपका देखिए ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, तो ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। जैसे हम 2D की बात करते हैं तो अब ये देखिए x इक्वल टू 1 जब जैसे कहते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो किसके पैरेलल में होगा, जिसको किसके पैरेलल में होगा, तो ये जो पैरेलल में होगा वो किसके, बाई एक्सिस के पैरेलल में होगा। ये किसके पैरेलल में होगा, तो बाई एक्सिस के पैरेलल में होगा। अब देखिए बाई एक्सिस के पैरेलल में ये हो गया क्या 1 0, ये आपका क्या हो गया 0 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, के नहीं लिखा, यहाँ पे लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप 3D में आते हैं
तो x इक्वल टू जैसे ही 1 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो 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 एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो किसके पैरेलल में होगा, बता सकते हैं कोई? एक x इक्वल टू 1 है और ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो किस प्लेन के पैरेलल में होगा? YZ प्लेन के। बाइजेड प्लेन के, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बाइजेड प्लेन के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये डायमेंशन बढ़ता जाता है उसके अनुसार इसका डिफिनीशन भी चेंज होते चले जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से अब इसमें देखिए, आप देखो हम सर्किल की बात कर रहे हैं, जैसे ही देखो सर्किल जो क्या है, ये आपका ये हो गया x, ये हो गया आपका y और ये हो गया z। तो इसका मतलब देखो इसमें इसने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सर्किल है, लेकिन किसके लिए सर्किल है? ये एक्स वाई प्लेन के लिए सर्किल है कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन में अगर है इस टाइप का डायग्राम तब तो सर्किल बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी जेड के बारे में कोई भी डिनोट नहीं कर रहा है कि जेड के बारे में क्या है। तो जेड जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा जेड भी, अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशन में जब कुछ ही होगा तो देखिए आपका ये क्या जाएगा, ये एक मान लेते हैं कि यहाँ पे जेड जो है, यहाँ पे देखो जेड एक्सिस के पैरेलल में एक यहाँ पे बन गया, ये देखो एक सिलेंडर बन गया। एक क्या हो गया, सिलेंडर बन गया। अब ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस के पैरेलल में होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में, पैरेलल टू द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के जब पैरेलल में हो गया तो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो सर्किल है 2D के लिए और 2D के लिए, और आपका सिलेंडर है 3D के लिए, सिलेंडर है 3D के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग हाँ बताइए। हाँ सर YZ प्लेन पे सर इसकी प्रोजेक्शन तो रेक्टेंगल ही आएगी। YZ प्लेन पे प्रोजेक्शन रेक्टेंगल आएगी, किसके लिए बता रहे हो आप? सिलेंडर के लिए। अच्छा, सिलेंडर के लिए YZ प्लेन पे प्रोजेक्शन आएगी, ये रेक्टेंगल आएगी। पूछ रहे हैं सर रेक्टेंगल आएगी। ध्यान से देखो, सही से करो उसको। एक आप सिलेंडर को रख लो सामने में, आप देखो उसको सामने से, अब प्लेन पे कैसा बनेगा, सरफेस सरफेस बनेगा। सरफेस का मतलब एक प्लेन बनेगा जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, जो एक सरफेस बोले सर रेक्टेंगल सरफेस बनेगा। हाँ, रेक्टेंगुलर प्लेन बनेगा इस टाइप का, जैसे कहते हैं ये हो गया बाई, ये हो गया जेड, और सॉरी ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। तो अगर सरफेस की बात करते हो तो ये इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। इस टाइप का ये जो है वो यहाँ पे भी सॉरी, ये पूरा एक्स पे मैचिंग नहीं करेगा, ये जो हो जाएगा ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बनेगा। इस टाइप। और सर्किल कहां पे बनेगा, तो एक्स वाई प्लेन पर बनेगा। अगर आप चाहते हो सर्किल बनाना तो एक्स वाई प्लेन पे सर्किल बनेगा और इस प्लेन पे एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। सही है क्या? सर ये सर्कल का ही क्यों लिखते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल भी लिखना चाहिए। रेक्टेंगल सर अपने फिर सिलेंडर की इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन से ही कुछ शो करते हैं, रेक्टेंगल से भी वो से भी करनी चाहिए, प्लेन इक्वेशन से क्या। अरे हम क्या बोल रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन आप इस टाइप से रेक्टेंगल बनेगा, ना कि डायग्राम बनेगा। आप बताओ कि अगर कंफ्यूजन है तो बताओ कि क्या शैडो और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हो सकते हैं?
सर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर साइज होता है, बट सर शैडो सर लंबी और छोटी हो सकती है। लंबी और छोटी हो सकती है। दूसरा, ये शेप साइज नहीं पता चल सकता। आप जैसे आप खुद को अपने बल्ब के सामने खड़ा कर लो, तो पीछे जो शैडो बनेगा उसमें आपका नोज, आईज और माउथ दिखेगा क्या? आप जैसे ही आप सनलाइट के सामने खड़े होते हैं या बल्ब के लाइट के सामने खड़े होते हैं, तो आपका जो शैडो पीछे बन रहा होता है, तो क्या बताओ कि उसमें फुल्ली डायग्राम आते हैं? नो सर। नहीं। सर फिर इसको फिर रेक्टेंगल से सर सर्कल से भी शो करते फिर सर्कल की इक्वेशन से। सरफेस, सर इस सिलेंडर को सर्कल की इक्वेशन से भी शो करते हैं फिर। हाँ देखो, अगर देखो 3 डायमेंशन की बात करते हैं, अगर आप जैसा आप जो आपका जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कि सर्किल से क्यों शो करते हैं, तो देखो सर्किल से शो नहीं करते हैं सर। यहाँ पे तो 3 डायमेंशन है, तो इसमें अच्छा अब ये अगर जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसके अनुसार ये स्टेटमेंट दो कि लाइन को x = 1 से क्यों शो करते हैं। इसमें बाई के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें, बताओ तो। इसमें बाई का कहीं कुछ है क्या इसमें? नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि बाई जो है वो -∞ से ∞ के बीच में जा सकता है। लेकिन अगर 2D में बाई का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, जैसे ही लेकर हम 1D की बात करें तो 1D में x = 1 है, तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि 1D में जो है वो बाई भी प्रेजेंट नहीं है और z भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जैसे ही 2D में आया तो ये क्या हो गया कि इसमें 2D में जैसे अब क्या है कि x = 1 है, तो ये हम लेके चल रहे हैं कि ये 2D की बात है। जबकि जब तक एक अब अगर हम बोले कि आप अगर आपको पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन में, अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि x = 1 क्या है, पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, तो क्या मारोगे आप? तो लाइन मानेंगे। लाइन मानेंगे। अच्छा, अगर आप लाइन मानोगे तो भी आंसर गलत है। अब आप जानते हो क्या कि ये 2D है या 3D? नो सर। नहीं। अगर कहेगा कि आपको अगर जैसे ही अगर 6 तक बात करते हैं, 6 या 7 की बात करते हैं, तो x = 1 है, इसको पॉइंट मान के चलते हैं, तो कि एक लाइन पे ही हम x = 1 x = 2 शो करते हैं। जैसे ही हमारा क्लास 10 आ गया तो 2 डायमेंशन की बात करने लगे, और 2 डायमेंशन का मतलब इसको एक लाइन के बारे में बात करने लगे। जब आप 12th पास कर गए तो इसमें जैसे आप 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D वेक्टर ज्योमेट्री आपने कर लिया, तो x = 1 जैसे ही आपने कर दिया, ये x = 1 तो क्या है, एक प्लेन है। तो जैसे ही आपको अगर क्वेश्चन दे दिया, अब बीटेक गेट में क्वेश्चन आ गया कि x = 1 इज फर्स्ट पॉइंट, लाइन और ये प्लेन, और चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या ऑप्शन दोगे? ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये आप पॉइंट हो सकता है कब, जब एक 1D की बात करें, लाइन हो सकता है जब 2D की बात करें, और ये प्लेन हो सकता है जब आप 3D की बात करें। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी x² + y² क्या है, x² + y² एक सर्किल है, लेकिन कब है, जब हम 2D की बात करेंगे। जब से 3D में बात करेंगे तो इसमें 3D की बात करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा कि z जो है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब z -∞ से लेकर ∞ तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो कर्व ऊपर बनाए हैं वो आपका नीचे भी बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। हमने सिर्फ ऐसा ऊपर वाला नहीं बनाया, ये आपका कर्व ऐसे भी बनेगा। सही है? यस सर। अब इसमें ये कह देता, अगर इसमें एक और भी रहेगा, क्या रहता है कि इसमें एक ऐसा भी रहेगा कि z जो है वो 0 से लेकर 0 एंड z = 5। इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होके, इस पेन से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके
कहां तक गया है भाई, ये यहां तक चला गया, नीचे वाला टर्म हट जाएगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये सब था, ये सब हमने समझाए हैं। आज भी अगर हम क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जितने भी जो 20 नंबर के या 15 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सरफेस इंटीग्रल उसमें इन्वॉल्व भी रहेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल होगा ही नहीं। जो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका सरफेस इंटीग्रल तो होगा ही होगा 100%। अब 100% बोल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मिड टर्म में भी आपका सरफेस इंटीग्रल पे बेस 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही नहीं। क्योंकि अब इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन्स थ्योरम में भी आता है और गॉस थ्योरम में भी आता है और स्टोक्स थ्योरम में भी आता है। ये तीनों थ्योरम में जो कॉमन वाला जो फैक्टर है वो है आपका ये सरफेस इंटीग्रल, वो तीनों में आएगा। तो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप जितना अच्छा से समझ पाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए आगे के लिए भी होगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो टाइम हो चुका है। ये क्वेश्चन तो 10 मिनट में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है। तो एंड करें क्या, इस क्वेश्चन को कल बताएंगे। यस सर। ठीक है, तो सरफेस लाइन पे का क्वेश्चन हम फर्स्ट पेज पे दे देंगे, हमने इस पेज पे दे देंगे आपको, और ये तीनों ही पेज आपका शेयर कर देंगे। तो बस ये आपको रखना है कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। विदाउट प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी को लग रहा है कि इस बार बिना प्रैक्टिस किए हुए जिस तरह से ऑनलाइन में हुआ था उस तरह से आप पास कर जाएंगे, तो ये आपकी चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर दे देंगे, तो आप लोग उस पर करिएगा। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं और उसके बाद रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 आए क्या? रोल नंबर 2,